फिजिक्स की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम। और आज फिजिक्स की क्लास में आपका लेसन 2 स्टार्ट करना है। तो लेसन 2 में सबसे पहले आपका जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो पहला टॉपिक है आपका, चैप्टर का नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे। ये चैप्टर देखा जाए तो अन्य सभी चैप्टर से थोड़ा सा कठिन है, तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है क्षेत्रफल वेक्टर। यानी क्षेत्रफल आप जानते हैं, तो कोई भी किसी भी आकृति का है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को जो क्षेत्रफल होता है, तो ये तो आयत है या वर्ग है, इस तरीके से होता है। तब वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला b पाई r स्क्वायर होता है। इसी तरीके से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो वो भी इस तरीके से ये समतली भाग में होते हैं। तो किसी समतली भाग में किसी भी प्रकार की कोई आकृति अगर बन जाती है तो उसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब होता है कि यदि किसी समतल में कोई भी भाग ले लिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल का जो परिमाण होगा, यानी जैसे कह दिया जाए कि कोई एक आकृति है, जैसे कह दिया जाए कि समतल में ये मान लेते हैं कि कोई एक गोल आकृति है, ये वृत्त है समतल में, तो समतल में ये वृत्त है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा a। तो ये जो क्षेत्रफल है ये इसका परिमाण है। जैसे इसका क्षेत्रफल कह दिया जाए कि a इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर तो इसकी यूनिट हो गई। और यूनिट के जस्ट आगे जो डिजिट में जो भी पॉइंट्स लिखे जाते हैं, यानी जो डिजिट में अंकों में जो संख्या लिखी जाती है उसे बोलते हैं परिमाण। तो ये इसका परिमाण है। तो यहाँ पर ये जो इसका परिमाण है, तो जो भी क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? वेक्टर का मतलब होता है इस क्षेत्रफल का सदिश यानी दिशा। तो इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? कि इस क्षेत्रफल के लंबवत, जैसे कोई एक पृष्ठ ले लिया जाता है तो उस पृष्ठ के लंबवत, बिल्कुल लंबवत, अगर इस डायरेक्शन में क्षेत्रफल लिया गया है तो यहां पर अगर क्षेत्रफल है तो ये समतली भाग है, इस समतल में अगर कोई क्षेत्रफल इस तरीके से लिया गया है तो इसके लंबवत ये होगा इस तरीके से। यानी कुल मिला के पृष्ठ की डायरेक्शन आप चाहे जो रखें, लेकिन ये जो दिशा है, इस डायरेक्शन जो आप डायरेक्शन लेंगे, ये डायरेक्शन जो है इस क्षेत्रफल के लंबवत होनी चाहिए। तो ये जो इस क्षेत्रफल के लंबवत जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, तीर का निशान है, ये क्षेत्रफल वेक्टर होता है। ये क्षेत्रफल वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश होता है। तो यहां पर इसके लंबवत, अब ये 2 डायमेंशनल है तो इसको दर्शाने के लिए हम इस तरीके से अगर दर्शा दें तो ये आपका होगा ए वेक्टर। और ए वेक्टर क्या होता है? ये जो खींचा जाता है ये आपका होता है एन कैप अभिलंबवत सदिश, यानी एन कैप जो होता है वो इस क्षेत्रफल के लंबवत खींचा गया यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश है। तो यहां पर जो ए वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखिए यहां पे क्षेत्रफल है, इसकी डायरेक्शन, ये क्षेत्रफल का परिमाण ए है, अभी वेक्टर नहीं है, तो ये एन कैप इसके अभिलंबवत एक सदिश है। तो एक ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एन कैप ए। तो ये जो होता है ए वेक्टर जो होता है इस क्षेत्रफल का मात्रक, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर होता है। जहां एन कैप, आगे देखिए जहां लिखा हुआ है, तो ये ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप ए आ गया, जहां ए क्षेत्रफल का परिमाण है। परिमाण मतलब मैंने अभी बताया था जो डिजिट होती है। उसके बाद एन कैप क्या है? एन कैप बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है, एकांक सदिश है। एकांक वेक्टर, वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं ना, एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब होता है कि जिसके कैप का मॉड 1 हो, एकांक सदिश है, यानी उसका मॉड जो है मापांक 1 आना चाहिए। एक ऐसा सदिश जिसका मॉड 1 है। तो मॉड क्या होता है अब ये समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक आर वेक्टर है, सपोज दैट आर वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, या 2i प्लस 3j प्लस 4k है। तो ये आर वेक्टर है, तो इसका आर कैप क्या होगा? आर कैप होगा आर वेक्टर
अपॉन में मॉड आर वेक्टर, यानी इस वेक्टर का एकांक सदिश जो होगा वो होगा आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर। ओके, अब यहां पर आर वेक्टर की जगह तो ये रखेंगे। अब मॉड आर क्या होता है? मॉड आर का मतलब मापांक, मापांक का मतलब अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस गुणांकों के वर्गों का योग होता है अंडर रूट में, तो 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4, 9 और 16, 16 9 25 और 4 29। तो ये मॉड आर इसका कितना आ गया? 29। तो मॉड आर आपका 29 आ गया। तो इस तरीके से यहां पे अगर देखा जाएगा तो आर, यहां पर आर कैप क्या आ गया? आर कैप आपका आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k और अपॉन में मॉड ये 29। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर कैप इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 29i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29j कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29, ये क्या आ गया? के कैप आ गया। तो इस तरीके से ये आर कैप आ गया। अब यहां पर ये अगर एकांक वेक्टर है तो यानी आर कैप है, तो इसका मतलब आर कैप इज इक्वल टू, इसका मॉड 1 आना चाहिए। तो इसका जब आप मॉड निकालोगे तो 1 ही आएगा, करके आप देख सकते हैं। तो मॉड आर कैप कैसे निकाला जाएगा? यानी अंडर रूट 2/29 का वर्ग प्लस 3/29 का वर्ग प्लस 4/अंडर रूट 29 का वर्ग। तो करके देखिए, ये आ जाएगा 4/29, अंडर रूट हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 9/29, ये आ जाएगा 16/29, समान है तो अंडर रूट, ये तो 29 आ जाएगा, 9 16 9 25 और 4 29 कट जाएगा। ये देखिए 1 आ गया कि नहीं? 1/1 अंडर रूट में। तो यानी इसका मॉड 1 होना चाहिए। हमने आर वेक्टर लेके आपको बताया है कि आर एक सदिश है, तो इसका मॉड आर ये होता है। तो ये अगर जो यहाँ आर, हमने आर लेके बताया है, एन कैप का मतलब क्या है? अगर ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तो इसका मतलब एन कैप का मॉड जो है वो 1 आना चाहिए। तो मैंने आर वेक्टर मान के किया है, आर वेक्टर मान के आपको ये दिखा दिया कि इसका जो है मॉड 1 आना चाहिए। तो इसी तरीके से ये आर वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने आपको ये डिटेल बताने की कोशिश की है आर वेक्टर मान के। ठीक है, ये सदिश है, तो ये सदिश हाई स्कूल की मैथ में है, और बाकी बायो के स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना आप ध्यान रखेंगे कि मॉड का मतलब होता है गुणांकों के वर्गों का योग, और वो भी अंडर रूट में। इतना ध्यान रखेंगे तो बाकी कर लेंगे। तो ये आपका एन कैप बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है। एकांक वेक्टर मतलब एन कैप का मॉड जब करोगे तो वो 1 आना चाहिए। तो एकांक वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका कैप 1 होना, जिसका मॉड यानी मापांक 1 होना चाहिए, वो एकांक वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, घन कोण। घन कोण क्या होता है? सबसे पहले तो रेडियन, जैसे घन कोण में एक चीज इसमें लिखी है, किसी वृत्त का चाप उस वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है जिसे समतली कोण कहते हैं, जिसका मात्रक रेडियन होता है। तो जैसे कोई एक वृत्त है, तो ये वृत्त में कई चाप होते हैं छोटे छोटे, ये भी एक चाप है, इस तरीके से ये भी चाप है, ये भी चाप है। तो चाप के छोटे छोटे ये जो खंड होते हैं केंद्र से, तो जैसे हम मान लें ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन, तो इस तरीके से ये ए बी एक चाप हुआ, फिर बी सी एक चाप हुआ, फिर सी डी एक चाप हुआ। तो ये चाप जो है इस वृत्त के केंद्र पर कोई एक कोण बनाते हैं थीटा। तो ये जो
किसी समतल में जो वृत्त होता है, इस वृत्त द्वारा जो छोटे छोटे चाप होते हैं, अगर उसकी गणना की जाए तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनता है। इस कोण को कहते हैं समतली कोण, और जिसका मात्रक होता है क्या? रेडियन। क्या होता है इसका मात्रक? रेडियन। रेडियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेडियन जो है वो डिग्री यानी अंश या डिग्री, क्योंकि कोण का मात्रक होता है डिग्री या अंश, तो यहां पर ये रेडियन इसका छोटा मात्रक होता है, मतलब कोण का ही छोटा मात्रक रेडियन होता है। इसको रेडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अति सूक्ष्म होता है। तो रेडियन को अंश में या डिग्री में, या डिग्री को अंश या अंश में बदलने का तरीका फर्स्ट ईयर में मैथ में पढ़ाया गया है, तो ये वही रेडियन है। अब यहां पर बात आती है, तो ये तो किसी समतल की बात हो गई। अब अगर इसी तरीके से, तो ये रेडियन होता है, यहां तक बात हो गई। अब इसके बाद ठीक उसी प्रकार यदि गोलीय पृष्ठ की बात की जाए, जैसे एक गोला ले लो, गेंद ले लो, तो गेंद के भीतर खोखला होता है, तो उसके अंदर भी एक काल्पनिक केंद्र होगा, यानी गेंद के भीतर कहीं पर बीचों बीच में एक पॉइंट काल्पनिक होगा कि नहीं होगा, जो उसका केंद्र माना जाएगा, मगर वो आपको दिखाई नहीं देगा। किसी भी गोल आकृति के भीतर अगर आप खड़े हो जाएं तो उसके बीचों बीच में एक गोल पॉइंट होगा, उसे बोलते हैं वृत्त का केंद्र। वो काल्पनिक होता है, क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक तौर पर बीच में माना जाता है, वास्तविक रूप से वो दिखाई नहीं देता है। तो गोले के केंद्र पर जो भी कोण अंतरित होता है, तो जैसे गोले के भीतर आप कहीं खड़े हो जाएं और गोले के भीतर कहीं पर भी अंदर से अगर आप उस गोले के बाह्य पृष्ठ पर देखें भीतर से, तो अगर हम कहीं पर भी कोई आकृति की कल्पना कर लें, जैसे हम मान लेते हैं कि उस गोले के किसी पृष्ठ पर मैंने एक छोटा सा गोला बना दिया, तो आप केंद्र पर खड़े होके उस गोले को जब आप देखेंगे तो उस गोले का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? वो गोला कुछ वहां पर क्षेत्रफल बनाएगा, तो उस क्षेत्रफल द्वारा उसके गोले के केंद्र पर एक कोण बनता है। जैसे ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक गोला है, ये बीचों बीच का केंद्र है, काल्पनिक होता है, तो यहां पर गोले के भीतरी पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल dA मान लिया गया, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो इसलिए सूक्ष्म जब आगे d लग जाता है तो मतलब सूक्ष्म बोलते हैं। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की कल्पना कर ली गई है, तो उस गोले द्वारा अगर आप केंद्र पर हैं तो आपकी आंखों पर एक कोण बनेगा। ये देखिए यहां पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं घन कोण, जिसे ओमेगा से दर्शाते हैं। अब यहां पर इस चित्र में देखिए, ये आपकी त्रिज्या यानी केंद्र से गोले पर कहीं पर भी कोई रेखा खींचेंगे तो वो r होगी, जिसे बोलते हैं वृत्तीय त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रीय त्रिज्या। r है गोले के लिए, इस त्रिज्या को वक्रीय त्रिज्या बोलेंगे, वक्र की त्रिज्या। तो ये क्षेत्रफल dA सूक्ष्म क्षेत्रफल dA माना गया है, तो इसके द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं घन कोण। और यहां पर अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया गया है तो dA सूक्ष्म घन कोण भी d ओमेगा होगा। अब माना किसी गोले के केंद्र पर त्रिज्या, गोले के केंद्र O तथा यहां पर आप लिखेंगे गोले की त्रिज्या r है। यदि उस गोलीय पृष्ठ और एक क्षेत्रफल अवयव dA यानी एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल, अवयव का मतलब छोटा, dA लिया गया है, विचार करें तो उस गोले के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जो उसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा dA वो गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये इक्वेशन आपको यहां से समझ लेनी, यानी जो dA होगा सूक्ष्म अवयव होगा उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। तो dA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। फिर उसके बाद यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो dA इज इक्वल टू d ओमेगा इंटू r² हो जाएगा। यहाँ से d ओमेगा को रोक लेंगे तो d ओमेगा इज इक्वल टू dA अपॉन r²। ओके, तो ये मात्रक, इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक अगर d ओमेगा का मात्रक आप निकालना चाहें तो यहाँ से क्या होगा, d ओमेगा का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन, याद रखिएगा, स्टेरेडियन। ये देखिए
अब इसी में आगे यदि गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाए, यानी हमने यहां पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए dA निकाला है, अगर यहां पर हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जब यहां पर d हटेगा यानी ओमेगा इज इक्वल टू यहां पर a आ जाएगा, a अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं अगर गोले की त्रिज्या, अगर इस गोले की वक्री त्रिज्या r है तो गोले का क्षेत्रफल होता है फार्मूला 4 पाई r क्यूब, 4 पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, 4 पाई r स्क्वायर। तो a की जगह 4 पाई r स्क्वायर रख देंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई और मात्रक आगे क्या रख देंगे, स्टेप रेडियन। तो किसी भी गोले के लिए घन कोण 4 पाई होता है स्टेरेडियन। संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात की जाए, सूक्ष्म पृष्ठ की बात की जाएगी तो ये फार्मूला लगेगा, संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात की जाएगी तो ये फार्मूला लगेगा। तो आज टॉपिक यहीं तक, क्योंकि आगे के टॉपिक बोर्ड पे समझाना जरूरी है। तो ये 2 टॉपिक ऐसे ही मैंने बता दिए हैं, समझ में अगर नहीं आएंगे तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, कल मैं फिर से उसको रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप देख लेंगे। थैंक यू।